नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का रेडियन गुरुकुल के डेली करंट अफेयर सेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं 5 जनवरी 2025 की उन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स इवेंट्स की जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जो भी दोस्त चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि उनको लगातार इस तरह के और भी वीडियोज़ मिलते रहें। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को शुरू करते हैं और आज के सेशन का पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन बना भारत का पहला राज्य जिसने अपना लिया है ग्रीन जीडीपी के कॉन्सेप्ट को। यानी कि अब यहां पे जब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का कैलकुलेशन होगा तो साथ ही ग्रीन जीडीपी के भी डेटाज को क्या किया जाएगा, पब्लिश किया जाएगा दोस्तों। तो चलिए आज के इसी क्वेश्चन के साथ सेशन शुरू करते हैं। तो देखिए, कौन सा राज्य जनवरी 2025 में हरित सकल घरेलू उत्पाद, जिसको ग्रीन जीएनपी बोला जा रहा है या फिर ग्रीन जीडीपी बोला जा रहा है, मॉडल को अपनाकर पारिस्थितिकी सेवाओं को शामिल करने वाला भारत का पहला भारतीय राज्य बन गया है दोस्तों। तो बिल्कुल याद रखना है, उस राज्य का नाम है छत्तीसगढ़। अब देखिए, छत्तीसगढ़ ने क्या किया है, ग्रीन जीडीपी के कॉन्सेप्ट को अपना लिया है। तो आखिर ग्रीन जीडीपी होती क्या है? तो देखिए, ग्रीन जीडीपी एक प्रकार का इंडिकेटर है जो किसी भी देश के पारंपरिक यानी कि जो ट्रेडिशनल जीडीपी होती है उसमें से प्राकृतिक संसाधनों की कमी और पर्यावरण का जो डिग्रेडेशन होता है या फिर क्षरण होता है उसकी लागत को घटाकर कैलकुलेट किया जाता है। यानी कि जो हमारी नॉर्मल जीडीपी होती है, दुनिया के सभी देश या फिर सभी राज्य क्या करते हैं कि अपना ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो नॉर्मल जीडीपी होती है, अगर हम इसमें से किसको माइनस कर दें, जो हमारी पर्यावरण क्षरण है या फिर इस तरह के और भी जो यहाँ पे कह सकते हो कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनमें जो कमी हो रही है, इन सबको अगर हम यहाँ पे सब्सट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पे जो मिलेगा उसी को क्या बोला जाएगा, ग्रीन जीडीपी बोला जाएगा दोस्तों। ठीक है। अब ग्रीन जीडीपी के कॉन्सेप्ट को भारत में पहली बार छत्तीसगढ़ ने अपनाया है। तो आने वाले जितने भी एग्जाम आपके हैं, चाहे एसएससी रिलेटेड हो, डीएसएसबी हो या फिर टीचर रिलेटेड एग्जाम हो, वहां पे 100% आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि ग्रीन जीडीपी के कॉन्सेप्ट को पहली बार पूरी दुनिया में किसने फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया था दोस्तों। तो देखिए, यहाँ पे औपचारिक रूप से 1993 में एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सिस्टम ऑफ इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक अकाउंटिंग। इस संस्था के द्वारा ग्रीन जीडीपी के कॉन्सेप्ट को फॉर्मली इंट्रोड्यूस किया गया था और इसका इन्होंने जो फार्मूला दिया था कि कैसे हम ग्रीन जीडीपी को कैलकुलेट करेंगे, तो यहां पे देखिए, ये जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जो नॉर्मल जीडीपी होती है किसी भी क्षेत्र की, उसमें से हम क्या माइनस कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल कॉस्ट, साथ ही कुछ सोशल कॉस्ट भी क्या कर रहे हैं, माइनस कर दे रहे हैं। तो जो बच रहा है उसी को हम यहाँ पे ग्रीन जीडीपी बोल रहे हैं दोस्तों। अब जीडीपी का एक लाइन में मतलब समझ लो, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में किसी पर्टिकुलर समय अवधि यानी कि ड्यूरेशन के बीच जितने भी अंतिम रूप से गुड्स एंड सर्विसेज तैयार होते हैं उन्हीं का जो मूल्य होता है, या फिर वो चाहे नॉमिनल मूल्य हो या रियल मूल्य हो, वो तो डिपेंड करेगा डेटा पे। तो जो उनका मूल्य होता है, कीमतें होती है, उन्हीं का जो समेशन होता है दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। अब एक चीज और यहाँ पे थोड़ी सी बात समझिए छत्तीसगढ़ के बारे में। छत्तीसगढ़ भारत का अभी एक रिसेंटली 1 नवंबर 2000 को इस्टेब्लिश एक स्टेट है और इस स्टेट को किससे अलग करके बनाया गया था, तो ये भी नाम याद रखिएगा, एमपी से। तो छत्तीसगढ़ आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। छत्तीसगढ़ में पिछले महीने गुरु घासीदास तिमोर पिंगला नाम का एक टाइगर रिजर्व भी अनाउंस हुआ था, जो भारत का 56वां टाइगर रिजर्व था दोस्तों। चलिए आज के सेशन का एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। Which state has established महाभारत वाटिका फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन इन जनवरी 2024? अब देखिए, एक और बड़ी न्यूज आ रही है कि जनवरी 2025 में भारत के किस राज्य ने जंगलों को या फिर कह लो पर्यावरण को बचाने के लिए महाभारत वाटिका का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया है दोस्तों। तो हमारे देश की जो देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध स्टेट है उत्तराखंड, वहां पर इसको क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है दोस्तों। अब उत्तराखंड की जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उन्होंने यहाँ पे उनका एक डिस्ट्रिक्ट है हल्द्वानी, वहां पे 2 इस तरह के वाटिका या फिर कह सकते हो कि गार्डन्स का इनॉग्रेशन किया है, जो कहीं ना कहीं हमारे अब जो प्राचीन भारतीय महाकाव्य है उनमें जो वर्णित पौधों के डिफरेंट टाइप के जो स्पीसीज है या फिर वेरिएशंस हैं उनके बारे में यहाँ पर पूरा का पूरा जो है कि प्रदर्शनी किया गया है दोस्तों। तो ये जो 2 अलग अलग वाटिका इनॉग्रेट किए गए उत्तराखंड में, उनमें से एक का नाम है रामायण वाटिका, जिसको ऑलरेडी क्या किया गया था, इनॉग्रेट कर
दिया गया था और जनवरी 2025 में ये दूसरे वाले का इनॉग्रेशन हुआ है। अब रामायण वाटिका में टोटल 70 अलग अलग प्रकार के पौधों की प्रजातियों का वहां पर स्टोरेज किया गया और उनको कंजर्व करने की लगातार कोशिश की जा रही है, जिसका रामायण के दौरान जब भगवान राम अयोध्या से लंका की तरफ जा रहे थे वनवास की तरफ, तो जंगल में जाते समय जिन जिन पेड़ों का जिक्र हुआ है वृक्षों का, उन सभी वृक्षों को यहाँ पर क्या किया गया है, कंजर्व करने का प्रयास किया गया है। ऐसे ही महाभारत जो हमारा दूसरा बड़ा महाकाव्य है, उसमें भी जिन वृक्षों या फिर पौधों की प्रजातियों का उल्लेख है, उनको यहाँ पर यानी महाभारत वाटिका में क्या किया गया है, कंजर्व करने का प्रयास किया गया है। और इस वाली वाटिका में टोटल 37 अलग अलग प्रकार के पौधों और वृक्षों की प्रजातियों को संरक्षित किया जा रहा है। दोस्तों, उत्तराखंड इस समय बहुत ही चर्चा में बना हुआ है, भारत का एक स्टेट। पिछले महीने दिसंबर के करंट अफेयर्स के लिए 2 बड़े न्यूज़ थे उत्तराखंड के बारे में, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा देता हूं दोस्तों। पहली न्यूज़ की भारत का पहला राज्य बना है उत्तराखंड, जिसने क्या किया है, एक योग पॉलिसी यानी कि कह सकते हो कि एक योग नीति लॉन्च किया है, जिससे उत्तराखंड पूरी दुनिया में योगा ग्लोबल योगा हब के रूप में क्या होगा, उभर सकेगा। तो भारत में बहुत सारे जो फिलॉसफी हैं उनमें एक योग होता है, जो एक तरीके का शारीरिक व्यायाम के बहुत सारे उसमें आसन वगैरह होते हैं। तो इस योग को पूरी दुनिया में अच्छे से रिकॉग्नाइजेशन मिले या इस योग को पूरी दुनिया अच्छे से क्या करे, इसको अडॉप्ट करे, उसके लिए उत्तराखंड ने अपनी पहली योग नीति लॉन्च की है दोस्तों। इसके साथ ही उत्तराखंड का एक और बड़ा न्यूज है दोस्तों, यूसीसी जो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, चाहे वो मैरिज के मुद्दे पे हो या फिर तलाक के मुद्दे पर हो या फिर प्रॉपर्टी का जो इनहेरिटेंस होता है, उत्तराधिकार जो होता है प्रॉपर्टी का, या फिर गोद लेने वाला जो एडॉप्शन वाला नियम होता है, उन सबसे रिलेटेड एक समान नियम पूरे उत्तराखंड में 1 जनवरी 2025 से लागू हो गया है। तो इस तरीके से आप उत्तराखंड के बारे में 3 न्यूज बिल्कुल रिसेंटली याद रखेंगे। इन महाकाव्यों पर आधारित वनों के संरक्षण से संबंधित 2 वाटिकाओं का उद्घाटन किस राज्य में किया गया, उत्तराखंड। भारत का पहला राज्य जिसने योग नीति लागू किया, उत्तराखंड। और भारत का पहला राज्य जिसने समान नागरिक संहिता लागू किया, वो भी उत्तराखंड दोस्तों। चलिए आज के सेशन के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीसीए इन जनवरी 2025। तो देखिए जो डीजीसीए है, अभी मैं इसके बारे में डिटेल में बात करूंगा, लेकिन फिलहाल आप समझो कि डीजीसीए का नया डीजी यानी कि महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो हमारे देश के एक सीनियर आईएएस अधिकारी फैज अहमद किदवई को। ये जो फैज अहमद किदवई हैं, ये 1996 बैच के वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी आईएएस अधिकारी है दोस्तों, मध्य प्रदेश कैडर के। ठीक है, अब इनको कहां का डीजी नियुक्त किया गया है, तो नागरिक विमानन महानिदेशालय का। ये जो नागरिक विमानन महानिदेशालय है, इसका फुल फॉर्म होता है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन। इसका काम क्या होता है कि भारत में जो नागरिक विमानन क्षेत्र होता है, जिसको हम सिविल एविएशन सेक्टर बोलते हैं, उसके रूल एंड रेगुलेशन से रिलेटेड पूरी की पूरी जो कंट्रोलिंग होती है वो इसके द्वारा की जाती है। अब इस डीजीसीए को कब फॉर्म किया गया था, तो ये भी बिल्कुल याद रखिएगा, यह भारत में एक प्रकार की स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसको एयरक्राफ्ट अमेंडमेंट एक्ट 2020 के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। तो कभी भी अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन कब स्टैब्लिश हुआ, तो ईयर आपको बता कराना है 2020। और इसके नए डीजी कौन बने हैं, तो एक बार फिर से नाम याद रखना है, फैज अहमद किदवई दोस्तों। चलिए आज के सेशन के एक और क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। How many countries has begun their 2 years term as a non-permanent member of the United Nations Security Council on 1 जनवरी 2025? तो देखिए 4-5 महीने यूनाइटेड नेशंस ने अनाउंस किया था कि 1 जनवरी 2025 से 5 नए देश इसके जो नॉन परमानेंट यानी कि अस्थायी सदस्य हैं वहां की सदस्यता शुरू करेंगे। अब यहाँ पे टोटल अब आपसे संख्या पूछा जा रहा है, तो पहले तो आप बता देना कि ये संख्या 5 है। ठीक है, अब ये 5 सदस्यों का नाम क्या क्या है, तो नाम भी यहां पर आप बिल्कुल याद रखना है, डेनमार्क, ग्रीस, पाकिस्तान, पनामा और सोमालिया। इसमें हमारा पड़ोसी भी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। अब ये पांचों के पांचों देश 1 जनवरी 2025 से संयुक्त राष्ट्र की जो सुरक्षा परिषद है, यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है, उसके नॉन परमानेंट मेंबर बन गए हैं। इनका कार्यकाल कितने दिनों का होगा, तो ये भी याद रखना है कि 2 साल के लिए। ठीक है, अब यहां पे ये भी याद रखिए कि इन 5 देशों ने किन 5 देशों को रिप्लेस किया है, तो वो 5 देश हैं, इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक और स्विट्जरलैंड।
अब ये 5 चले गए, 5 नए आ गए और 5 वहां पे ऑलरेडी हैं। उनके नाम क्या क्या है? अल्जीरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सियरा लियोन और स्लोवेनिया। अब मैं यहां पे बात करूंगा थोड़ा सा यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी काउंसिल की। देखिए यूनाइटेड नेशन का जो सिक्योरिटी काउंसिल है दोस्तों 1945 में इसको स्टैब्लिश किया गया और इसमें 2 टाइप के मेंबर्स ऐड किए गए। एक मेंबर्स होते हैं परमानेंट मेंबर जिनकी संख्या 5 होती है, तो इनको मिलाकर हमेशा P5 बोला जाता है। इनकी संख्या कभी भी अब तक नहीं बदली है क्योंकि इनके पास एक स्पेशल पावर होता है वीटो। अगर इनमें से 4 देश चाहें कि इस संख्या को बढ़ा दिया जाए तो जो एक देश नहीं चाहेगा वो अगर वहां पे बस सिर्फ बोल दे कि नहीं ऐसा नहीं करना है तो सारा का सारा प्रपोजल वहीं पे खत्म हो जाता है। तो जब से ये बना यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल आप देखोगे तब से यहाँ पे जो स्थायी सदस्यों की संख्या बनी हुई है, शुरुआत में 4 थी, बाद में इसमें एक और ऐड हुआ, तब उसके बाद से यहां पे इंक्रीज नहीं हुआ है, तो टोटल 5 हैं। ये 5 देश कौन कौन से, एक बार इनके नाम याद रखना है। चाइना, फ्रांस, रसिया, यूएसए और यूके। एक बार फिर से नाम याद रखना है। चाइना, फ्रांस, यूएस, यूके और रसिया। इन 5 देशों को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बोला जाता है। अब बात करते हैं इसके जो दूसरे टाइप के मेंबर्स होते हैं जिनकी संख्या 10 होती है, ये नॉन परमानेंट होते हैं, अस्थायी होते हैं। इनका कार्यकाल 2 साल पर होता है और हर साल 5-5 सदस्य क्या होते हैं, बदले जाते हैं इसमें से। तो इस बार किन 5 सदस्यों को बदला गया है ये नाम है और नए कौन से एंट्री किए हैं ये नाम है दोस्तों। अब यहाँ पे इनके जो मेंबर्स हैं ये नॉन परमानेंट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो 10 मेंबर हैं, इनका भी जो वर्ल्ड का रीजन है या फिर कह लो कि जो जियोग्राफिकल क्षेत्र है पूरे विश्व का, उसके आधार पे बोला गया है कि अफ्रीका के रीजन से 3 देश आएंगे, एशिया के रीजन से 2 देश आएंगे, लैटिन अमेरिकी और कैरेबियन जो पूरा का पूरा एरिया है वहां से यहाँ पे जो कंट्रीज आएंगे वो 2 आएंगे, वेस्टर्न यूरोप से 2 आएंगे और ईस्टर्न यूरोप से 1 आएंगे। तो ये टोटल मिलकर कितने सदस्य बन जाते हैं, 10 बन जाते हैं दोस्तों। इसके बाद आज के सेशन का एक बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार एसएससी आपसे क्वेश्चन रिपीट करती है। व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेली डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर इन जनवरी? तो जनवरी के महीने में हर साल कितने तारीख को विश्व ब्रेल दिवस या फिर कह सकते हो कि वर्ल्ड ब्रेल स्क्रिप्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो बिल्कुल डेट आपको याद रखना है, 4 जनवरी। आखिर 4 जनवरी को था क्या? तो बिल्कुल याद रखिएगा, फ्रांस के एक बड़े टीचर थे जिनका नाम था लुइस ब्रेल। उनका जो जन्म हुआ था दोस्तों, या फिर एक तरीके से कह लो कि उन्होंने इन्वेंट किया था 1821 में, ठीक है, इस एक अलग यूनिक टाइप की स्क्रिप्ट को या फिर लिपि को। तो जब इन्होंने इसको इन्वेंट किया तो इसमें इन्होंने बनाया कैसे था, एक इन्होंने मोटा कागज लिया और किसी नुकीले चीज से उस पर क्या किया, उभार बनाया, ठीक है। और उभार कितने बिंदुओं का बनाया, 6, जैसे 1 2 3 4 और ये 5 6 ऐसे करके उन्होंने उभार बना दिया। अब इसमें जैसे अब यहाँ पर अगर इन्होंने इसको उभार दिया तो इसका मतलब देखिए क्या हो गया, ए। अगर 2 यहीं पे एक और उभार दिया तो क्या हो गया, बी। फिर अगर यहाँ पर और यहाँ पे उभार दिया तो इसका मतलब सी। तो इस तरीके से जो अंधे लोग होते हैं सिर्फ अंगुली रखकर उस उभार को, जैसे एक उभरा हुआ है वहां पे तो ए समझ जाएंगे, उसके एक उभरा है उसके नीचे एक और है जैसे इस टाइप से, तो उसको क्या समझ जाएंगे, बी समझ जाएंगे। लेकिन अगर 2 ऐसे उभरे हुए हैं तो सी समझ जाएंगे। तो ये एक स्पेशल टाइप की लिपि है जिसको किसने इन्वेंट किया था, नाम एक बार फिर से याद रखना है, लुई ब्रेल। कहाँ के टीचर थे ये, फ्रांस के। कब इन्होंने इन्वेंट किया था, 1821 में दोस्तों। और इन्हीं के जन्मदिन को पूरे दुनिया में यूनाइटेड नेशन से लेकर जितनी बड़ी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एज अ वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में सेलिब्रेट करती हैं। आज के सेशन में बस इतना ही दोस्तों। आज के सेशन की पूरी पीडीएफ आपको रेडियंट गुरुकुल के टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जाकर वहां से डाउनलोड कर लेना है। डेली करंट अफेयर्स के बिल्कुल डेली के अपडेट के लिए आपको रेडियंट गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर जाकर इसको सब्सक्राइब कर लेना है, ज्वाइन कर लेना है। वीडियोज अच्छे लग रहे हैं तो इनको लाइक करना है, कमेंट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। जय हिंद दोस्तों।